हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के उन 3 लेवल्स के बारे में जिन्हें अक्सर पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे का लेवल क्या है, क्योंकि बच्चों के लेवल पर बहुत हद तक डिपेंड होता है उनकी आगे की परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि कैटेगरीज चेंज होती हैं। एक चीज़ से डीमोटिवेट मत हो जाए कि आपके बच्चे को मॉडरेट ऑटिज़म है, लेवल 2 का ऑटिज़म है, लेवल 3 का ऑटिज़म है, तो कभी वो ठीक नहीं हो पाएगा। बच्चों को जो एनवायरनमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है आपके बच्चों की प्रोग्रेस, उनकी इम्प्रूवमेंट, उनकी रिकवरी। उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। लेवल्स होते हैं, लेवल्स के हिसाब से बच्चों की डिफ़िकल्टी और सीवियरिटी भी होती है, लेकिन हमें उन चीज़ों को समझना है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि अगर हमें क्यों ज़रूरी होता है लेवल को जानना, क्यों हम पेरेंट्स अक्सर ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का लेवल क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है। मेरे पास इसके रिगार्डिंग इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या वीडियोस आते हैं कि मैडम बताइए मेरे बच्चे को कौन सा ऑटिज़म है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। मैं यह कहना चाहूँगी कि इम्पॉर्टेंट जो है वो ये नहीं है कि आपके बच्चे को कौन सी कैटेगरी का है। मैं मानती हूँ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप बच्चे को स्टिमुलेशन क्या दे रहे हैं, कितना स्टिमुलेशन उसे दिन में मिल रहा है और कैसा मिल रहा है। इस चीज़ पर डिपेंड होती है आपके बच्चे की रिकवरी। तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर कि कौन से 3 लेवल्स हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे हम समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे का फ्यूचर कैसा होने वाला है। 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक हमें पता लग जाता है कि हमारा बच्चा कितना रिकवर कर सकता है, कितने हम उससे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं या उसे नॉर्मल में भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। इन चीज़ों पर डिपेंड होते हैं हमारे ये डिसीजंस, और हमें इन डिसीजंस को लेने से पहले, बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से पहले बहुत ज़रूरी है इन 3 लेवल्स को समझना। तो आज का मेरा ये वीडियो है जो आपको हेल्प करेगा कि इन 3 लेवल्स को हम अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है बच्चों का जिसे हम माइल्डेस्ट फॉर्म मानते हैं, लेवल 1। माइल्डेस्ट फॉर्म कहूँ या हाई फंक्शनिंग कहूँ, इसमें बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ कम रहती हैं। डिफ़िकल्टीज़ तो होती हैं लेकिन कम होती हैं। पेरेंट्स के लिए उतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं होती है जितनी कि मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी के बच्चों में होती है, क्योंकि उनकी जो समझ होती है, उनकी जो लर्निंग है वो बाकी बच्चों की तरह होती है, लेकिन कुछ एक चीज़ों में उनके इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से बच्चे कई बार पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। अब मैं बात करूं कि अगर हम इन्हें ज़रूरत होती है लेकिन बहुत ही कम सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बच्चे बोलते हैं, माइल्ड ऑटिज़म में लेवल 1 में बच्चे बोलते हैं, उन्हें बोलने को लेकर प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन को लेकर, बैक एंड फोर्थ जिसे हम कहते हैं, बात करना, कम्युनिकेशन करना, 2 वे कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, उसको लेकर प्रॉब्लम होती है। बच्चे क्वेश्चंस के आंसर को लगातार कन्वर्सेशन को मेंटेन करके रखना वो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बच्चे चीज़ें करते तो हैं लेकिन उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग्स को लेकर प्रॉब्लम होती है। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का मतलब है कि चीज़ों को प्लान करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, उस चीज़ों में भी अक्सर माइल्ड ऑटिज़म बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चों के ये स्किल्स काफ़ी वीक होते हैं जिस वजह से बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है उन इस एरियाज़ पर बच्चे को पुश करने की जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे घर पर सीखने के साथ साथ आप उन्हें स्कूल में भी भेज सकते हैं। स्कूल में भी बच्चे लर्न करते हैं। माइल्ड ऑटिज़म में आप बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं और वहाँ पर आपका बच्चा कुछ ना कुछ गेन कर रहा है। लेकिन मैं ये बात यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा छोटा और माइल्ड में अगर वो डायग्नोज हुआ है तो घर पर उसे पहले आप 1 साल खुद ट्रेनिंग दीजिए, उसे सीखना सिखाइए, क्योंकि और माइल्ड ऑटिज़म में भी मैंने देखा है अक्सर बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, सिर्फ वो बता नहीं पाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। जब हम बच्चों के साथ घर पर काम करते हैं तब हम समझ पाते हैं जिन एरियाज़ में भी उन्हें प्रॉब्लम्स हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़ पर काम करने के बाद हम अगर उन्हें स्कूल में भेजते हैं तो हमारे बच्चों की लर्निंग 100% होती है। नहीं तो कुछ बच्चों को कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज़ होना, चीज़ों को समझना, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी कुछ बच्चों को होती हैं, लिखने को लेकर, पढ़ने को, बोलने को लेकर भी कई बार शुरुआत में माइल्ड ऑटिज़म में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जब हम घर पर बच्चों को प्रॉपर स्टिमुलेशन देते हैं और उनके साथ काम करते हैं तो ये चीज़ें, डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं और बच्चे काफ़ी हद तक सीखना शुरू कर देते हैं और तब हम उन्हें नॉर्मल में भेज सकते हैं। नॉर्मल में भेजने के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, हमें घर पर भी उसकी मुश्किलों के साथ काम करना है, उन्हें समझना है, क्योंकि माइल्ड ऑटिज़म की भी अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना है। मेरे पास माइल्ड ऑटिज़म के बहुत से केसेस आए जो शुरुआत में बोलते भी नहीं थे बच्चे। ऐसा नहीं होता है कि अगर बच्चा आपका बिल्कुल नहीं बोल रहा है तो मॉडरेट में ही है, ऐसा नहीं होता है।
बच्चा मॉडरेट में है या नहीं है, जब हम उसके साथ काम करते हैं तब पता चलता है। बच्चों की स्पीच जल्दी आनी शुरू हो जाती है। थोड़े से स्टिमुलेशन देने के बाद उन्हें जब हम स्पीच थेरेपी देते हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग पर काम करते हैं तो धीरे धीरे वो स्किल्स उनमें डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। उन्हें बोलने को लेकर समस्याएं नहीं होती हैं, स्पीच को लेकर इश्यूज़ नहीं हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशन को लेकर उन्हें काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। बच्चे दूसरों के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंटरेक्शन नहीं करते हैं, वो इंटरेक्शन करना जानते हैं, लेकिन दूसरों के साथ किस तरह से दोस्ती रखनी है वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। सोशल रिलेशन बनाने में उन्हें मुश्किल हो सकती है। मेरे पास कई बच्चे आए जिनमें से एक एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूँगी। मृदुल, जो कि जब आया था तो वो बोलता भी नहीं था, कुछ भी नहीं करता था, बिहेवियर्स थे, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ काम किया मैंने, वो बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करने लग गया। उसकी सीखने की स्पीड बाकी बच्चों के मुकाबले मैं नोटिस करती थी कि काफ़ी ज़्यादा है और मैं समझ गई थी कि उसे लेवल 1 का ऑटिज़म है। जब आपका बच्चा चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है, स्पीच पर आप काम कर रहे हैं, उसे स्टिमुलेशन दे रहे हो, बच्चा बोलना सीख रहा है और आपका बच्चा चीज़ों को जल्दी सीख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा लेवल 1 में है। लेवल 1 कैटेगरी को डायग्नोस करना अलग चीज़ है, लेकिन जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं तब हम उसे ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं। उसकी परफॉर्मेंस बताती है, उसके बिहेवियर्स बताते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर अपने इस काम खुद कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक एरियाज़ में उन्हें डिफ़िकल्टीज रहती हैं जहां उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत महसूस होती है। इसके अलावा जिन बच्चों को लेवल 1 का ऑटिज़म होता है वो नहीं जानते हैं कि चीज़ें किस तरह से सही जगह पर सही बात किस तरह से करनी है। मृदुल का ये था कि मृदुल जब मैं क्वेश्चन करती थी, जो चीज़ें मैंने उसे सिखाई उनके आंसर वो बहुत सही से देता था, लेकिन कई बार वो बीच में कुछ ना कुछ और भी बोलता था जो कि उस चीज़ से, उस टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होता था। तो ऐसे में जो लेवल 1 के बच्चे हैं वो बोलते ज़रूर हैं, लेकिन कई बार वो इनएप्रोप्रिएट चीज़ें बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज या सोशल क्यूज़ को ना समझ पाना, ये भी एक चीज़ होती है माइल्ड ऑटिज़म में। ये सिवेरिटी जो है, सिवेरिटी का लेवल जो है वो कम रहता है। मुश्किलें तो हैं, ऑटिज़म इस ऑटिज़म, उस वो जो सिम्टम्स है वो बच्चे में है, लेकिन वो काफ़ी कम है। उनका प्रभाव जो है, उनका असर जो है वो काफ़ी कम है आपके बच्चे पर, अगर आपके बच्चे को लेवल 1 का ऑटिज़म है। अब मैं बात करूँगी लेवल 2 ऑटिज़म की। लेवल 2 में बच्चे जो हैं उनको कम्युनिकेशन को लेकर, स्पीच को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। बच्चे बहुत हद तक बोलते नहीं हैं, जो बोलते हैं वो सही से नहीं बोलते हैं या वर्ड्स में ही बात करते हैं। स्पीच प्रॉपर नहीं आ पाती है, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, सोशली काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करने में सोशल रूल्स नहीं समझ पाते हैं। यहाँ अगेन बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन की बात करूं, उसको लेकर भी बच्चों को डिफ़िकल्टीज रहती हैं। बच्चों में सेंसी इश्यूज माइल्ड ऑटिज़म में भी होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते हैं। ट्रांजिशन को लेकर माइल्ड ऑटिज़म में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये सिवेरिटी लेवल 2 में काफ़ी बढ़ जाती है कि बच्चों को स्टिमिंग, सेल्फ स्टिमुलेटरी जिसे हम बिहेवियर्स कहते हैं, वो बिहेवियर्स बच्चों में ज़्यादा होते हैं। बच्चों का कंसंट्रेशन काफ़ी कम रहता है, ध्यान नहीं दे पाते हैं, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो काफ़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसका असर उनकी लर्निंग पर पड़ता है और बच्चे उस हिसाब से नहीं सीख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉडरेट बच्चे कुछ नहीं सीखते हैं। मैंने गुरजोत में बहुत चेंजेस देखे हैं, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट्स देखी हैं, तो इसलिए मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि मॉडरेट बच्चे नहीं सीख सकते हैं। अगर उन्हें पॉजिटिव माहौल दिया जाए और उनके साथ उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें सिखाया जाए तो डेफिनेटली बच्चे सीखते हैं। इसीलिए इस बात से डिस्करेज मत होइए कि आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज़म है, डीमोटिवेट मत होइए। चाहे आपको डॉक्टर ने बताया है कि ऑटिज़म कभी ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन वह आपको यह नहीं बताते हैं कि इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इम्प्रूवमेंट्स का ग्राफ बहुत ऊंचा आ सकता है, इतना कि आपका बच्चा लगभग नॉर्मल की कैटेगरी में आ सकता है। तो ये इस चीज़ को लेकर बैठ जाना कि ऑटिज़म कभी ठीक नहीं हो सकता, पूरी तरह ठीक होने की हम बात यहाँ नहीं करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे बच्चों के इंडिपेंडेंट होने की, जो कि बहुत ज़रूरी है और एक बहुत बड़ी बात है। लेवल 2 में बच्चे अक्सर रिपीटेटिव बिहेवियर्स करते हैं, रिपीटेटिव प्ले करते हैं, धागों से खेलते रहना, चीज़ों से, टॉयज़ के साथ एक ही तरह से खेलते रहना, एक ही तरह के खेल खेलना या एक ही एक्शन में इन्वॉल्व रहना, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करना, जंपिंग करते रहना, ये बिहेवियर्स ज़्यादा सेकंड लेवल में होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा ये बिहेवियर्स करते हैं, उन्हें सेंसरी इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं या उनकी डिफ़िकल्टीज़ इतनी ज़्यादा हैं जिससे कोप करने के लिए बच्चे अक्सर ये बिहेवियर्स करते हैं। और ऐसे में हमें ज़रूरत होती है बच्चों को समझने की, उन्हें वो प्रॉपर स्टिमुलेशन देने की। यहाँ मैं बात करूँगी सेंसरी इंटीग्रेशन की। बच्चों को
अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज़ को लेकर डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो उन डिफ़िकल्टीज़ को, उन डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अगर हम बच्चों पर काम करते हैं तो बच्चों का ध्यान बनना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे कभी नहीं सीख पाएंगे। तो इस एक चीज़ को दिमाग में मत रखिए। बच्चे को किसी भी लेवल में ऑटिज़म डायग्नोज हुआ है, आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बच्चे के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ है, हम लगातार जिस पर काम करते हैं, इम्प्रूवमेंट्स तो आती हैं। ये हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट कम या ज़्यादा हो सकती हैं, और वो डिपेंड करता है आपके बच्चे की कैटेगरी पर। उसके साथ साथ बहुत हद तक डिपेंड करता है कि उसे किस तरह का स्टिमुलेशन मिल रहा है और किस तरह का एनवायरनमेंट उसे मिल रहा है। अगर मैं गुरजोत की बात करूं तो मुझे लगा कि उस पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझे स्टार्टिंग में 100% मुझे उसके साथ लगना था, मुझे उसे फिज़िकली प्रॉम्प्ट करके हर चीज़ सिखानी थी, और आज वो काफ़ी चीज़ें अपने आप सीख गया है। इसे हम पैसिव लर्निंग कहते हैं कि बच्चा देखकर चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे अपने बिहेवियर में लॉस्ट रहते हैं, और मॉडरेट में अगर आपके बच्चे को मॉडरेट ऑटिज़म है तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, एनवायरनमेंट से कट ऑफ से रहते हैं। माइल्ड में बच्चे ध्यान देते हैं, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो लेकिन उनकी डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। लेकिन मॉडरेट में ये लेवल काफ़ी बढ़ जाता है डिफ़िकल्टीज़ का, और बच्चे सिर्फ अपने आप में ही लॉस्ट रहना शुरू कर देते हैं, जिसका असर पड़ता है उनकी लर्निंग पर। और जब हम इन इश्यूज़ को समझकर उनके साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में इम्प्रूवमेंट आती है। मॉडरेट की कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो सकता है अगर उन्हें एक प्रॉपर स्टिमुलेशन मिले और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले। माइल्ड ऑटिज़म में बच्चे थोड़ी सी सपोर्ट के साथ में सामान्य जीवन जी सकते हैं। उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत कई बार बिल्कुल भी नहीं रहती और पूरी तरह बच्चे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। लेकिन मॉडरेट में बच्चों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, लेकिन वह काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं अगर उन्हें सही स्टिमुलेशन दिया जाए। थर्ड जो कैटेगरी आती है, जिसे हम सीवियर ऑटिज़म भी कहते हैं, लेवल 3 यानी कि सीवियर ऑटिज़म में बच्चों को सोशल और कम्युनिकेशन और बिहेवियर के इश्यूज बहुत अधिक रहते हैं। सीवियरिटी का लेवल काफ़ी ऊपर चला जाता है, और ऐसे में बच्चों को अपने डेली रूटीन काम करने के लिए हर एक काम में आपकी मदद की ज़रूरत रहती है, या यूँ कहा जाए कि उन्हें 24 घंटे सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों को मैंने देखा था, जो बच्चे इस तरह से उनके बिहेवियर्स होते थे कि वो बच्चे शीशे ग्लास में, वो खिड़की में वो हाथ मार के शीशे को तोड़ लेते थे। उनके हाथों में ब्लड आ रहा है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। इसके अलावा खुद को मारते रहना, लगातार ज़ोर से हिट करते रहना। इसमें एक बच्चा था जो कि वो 16 और 17 ईयर्स का था, और वो खुद को बहुत ज़्यादा हिट करता था। इतना ज़्यादा हिट करता था, वो एक सेकंड के लिए नहीं रुकता था। उसके लिए उसको रिस्ट बैंड दिए गए थे, जिसकी वजह से वो अपने आप को हिट ना करे, लेकिन फिर भी वो हिट करता था। हमें उस सिचुएशन में आने से पहले ही बच्चे को संभालना है। ये चीज़ हमें समझनी है कि जो सीवियर कैटेगरी है, वो सीवियर कैटेगरी तब होती है जब हमारी तरफ से ध्यान नहीं दिया गया है, हम बच्चे को कुछ सिखा ही नहीं रहे। अगर मान लीजिए आपका बच्चा मॉडरेट कैटेगरी में, मैं उसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ रही हूँ, तो बच्चा दिन ब दिन वो कुछ सीख नहीं रहा है, वो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स में ही जा रहा है, और धीरे धीरे ये बिहेवियर्स इतने बढ़ जाते हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उनके सेल्फ इंजूरियस या प्रॉब्लम बिहेवियर स्टार्ट हो जाते हैं। और यही लेवल 3 कैटेगरी में ऐसे बिहेवियर्स बच्चों के देखने को मिलते हैं। उस टाइम पर मैंने ये डिसाइड किया था, जब मैंने ये चीज़ें देखी थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये चीज़ें कभी नहीं, कोशिश मेरी यही होगी कि कोई भी बच्चा ऐसा ना करे, क्योंकि ये जो एक बिहेवियर्स हैं, बच्चे का खुद को अब मारना, लगातार हिट करते रहना, या चीज़ों को तोड़ना, या फिर खुद को नुकसान पहुंचाना, ये बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर हैं, और ये पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हैं। पेरेंट्स को उन स्ट्रेस से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग में इन चीज़ों पर काम करें। अगर आपके बच्चे को मॉडरेट भी है तो हम छोड़ नहीं देंगे कि मॉडरेट है ये तो चलो रिकवर हो नहीं सकता, या इसे ऑटिज़म है ये कभी ठीक नहीं हो सकता है। सिचुएशन वर्स हो सकती है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो ऐसे भी हालात हैं, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ काम कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलता है। बच्चा आपका सीवियर में था, सीवियर से वो मॉडरेट में, मॉडरेट से वो माइल्ड में भी जा सकता है, इसलिए माइल्ड से वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, मॉडरेट से माइल्ड में जा सकता है। कैटेगरीज चेंज होती हैं, इसलिए कैटेगरीज को लेकर मत बैठिए। कैटेगरीज की इम्पोर्टेंस तो है, वो हमें हेल्प करती हैं जानने में कि हमारा बच्चा कितनी जल्दी चीज़ों को सीख सकता है, या हमें आगे उसके फ्यूचर के लिए क्या प्लान करना है, उसे सिर्फ थेरेपिस्ट पे रखना है या उसे स्कूल में भी भेजना है या घर पर ही उसके साथ काम करना है। ये सब डिसीजन हम तब लेते हैं जब हमारे बच्चे का ऑटिज़म हमें पता लगता है कि उसे किस कैटेगरी का है। लेकिन स्टार्टिंग में
चाहे आपके बच्चे को किसी भी लेवल का ऑटिज्म है, घर पर ही उसके साथ 1 साल तो ज़रूर काम कीजिए ताकि आपका बच्चा प्रिपेयर हो सके स्कूल लाइफ के लिए। अब यहाँ मैं एक और चीज़ आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि आपके बच्चे को माइल्ड केस डायग्नोस हुआ है, बच्चा आपका सीख रहा है, बहुत अच्छे से सीख रहा है, लेकिन कई बार हालात ऐसे हो गए घर के, पेरेंट्स का आपस में डिस्प्यूट है, घर का जो फैमिली का नेगेटिव माहौल जो है, उस वजह से कई बार बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और यही चीज़ें बच्चों को अपने आप में लॉस्ट रहना सिखा देती हैं। बच्चे सोशली कट ऑफ होने लगते हैं क्योंकि चीज़ों को अगर आप रेनफोर्सिंग, उसके एनवायरनमेंट को आप एक्साइटमेंट से नहीं भरेंगे या खुद को आप खुश नहीं रखेंगे, उसका असर बच्चों की ग्रोथ, उनकी प्रोग्रेस, उनके डेवलपमेंट पर ज़रूर पड़ता है। और आप ये चीज़ें बहुत विजुअली देख सकते हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस में देख सकते हैं जब आप बच्चे के साथ काम करते हैं। एक और चीज़ रहती, कई बार जो आगे चलकर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आपके माइंड ठीक चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपका बच्चा रिग्रेस कर गया। उसकी बहुत सी वजह होती हैं। वजह होती है कि आपके बच्चे को प्रॉपर स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, उसकी लर्निंग उस हिसाब से नहीं आ रही है, लर्निंग उसकी एज बढ़ रही है लेकिन लर्निंग उस हिसाब से नहीं आ रही है, मेंटल एज का उससे वहीं पर रुकी हुई है और लर्निंग उसकी जो है वो बहुत कम है और उसकी एज बढ़ती जा रही है। और जब ये चीज़ नहीं हो पाती है तब बच्चे अक्सर रिग्रेस होना शुरू हो जाते हैं। एक और रिग्रेशन की वजह जो होती है वो ये होती है कि किसी अपने का जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उसे खो देने का डर, चाहे मदर है, फादर हैं, कोई भी ऐसा एक पर्सन है जिसके बच्चा बहुत ज़्यादा जिससे अटैच्ड है और उसे खो देने की वजह से भी कई बार बच्चे जो हैं वो रिग्रेस कर जाते हैं। या फिर माइल्ड ऑटिज्म की भी बात करूं, दोस्ती है, किसी फ्रेंड से के साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना या फ्रेंडशिप किसी के साथ होना, लव अफेयर होना, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आना, उस वजह से भी कई बार बच्चे रिग्रेस होते हैं। तो कल जो है फ्यूचर है वो कैसा होगा ये हम नहीं जानते हैं कि कैटेगरीज जो हैं कहाँ आपका बच्चा कितना रिकवर करेगा, लेकिन इतना ज़रूर हमें समझने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा जोन सी भी कैटेगरी में फॉल करता है, चाहे उसे किसी भी लेवल का ऑटिज़म है, हमें ज़रूरत है उस पर काम करने की। जितना ज़्यादा हम काम करेंगे, इनपुट देंगे, उतना ही हमें आउटकम भी मिलेगा और हो सकता है आपका बच्चा मॉडरेट टू माइल्ड में और आपका बच्चा पूरी तरह से रिकवर भी कर जाए। यू नेवर नो कि आपके जो एफर्ट्स हैं कितने हैं, कहाँ तक हैं और उसे कैसा माहौल मिल रहा है। इन सब चीज़ों पर डिपेंड होता है आपके बच्चे की रिकवरी। माइल्ड केसेस में बच्चे बहुत लर्न करते हैं, जल्दी लर्न करते हैं। पेरेंट्स के लिए मुश्किलें कम होती हैं लेकिन बच्चों के लिए मुश्किलें कम नहीं होती हैं। हमें उनकी मुश्किलों को ज़रूर समझना है। तो ये 3 लेवल्स आपको बेटर हेल्प करेंगे समझने में कि हमें अपने बच्चों के साथ में क्या करने की ज़रूरत है। और इन लेवल्स को समझने के बाद आप समझ पाएंगे कि आपका बच्चा कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैटेगरी कोई भी है, हमें उनके साथ काम करने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।